अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने CRO के यूज़ डिस्कस करने हैं। CRO के यूज़ मैंने आसान वर्डिंग में लिख दी हैं, आप ऐसे ही लिख देना। CRO का पहला यूज़ है कि इट इज़ यूज टू प्लॉट वेव फॉर्म ऑफ गिवन सिग्नल। कोई भी सिग्नल है उसकी वेव फॉर्म बनाने के लिए हम CRO को यूज़ करते हैं। दूसरा यूज़ किया, इट कैन बी यूज टू फाइंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू का मतलब क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ सिग्नल के सिग्नल की पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। इट कैन बी यूज टू फाइंड फेस ऑफ सिग्नल। फेस से क्या मुराद है? आपको याद होगा, आपने चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर में फेस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था। इसमें आपने ये पढ़ा था कि आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सर्कुलर मोशन को एक्सप्लेन करते हुए हमने कहा जब कोई पॉइंट सर्कल में मूव करता है तो उसका जो प्रोजेक्शन होगी, डायमीटर होता है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो पॉइंट जो है उसका रेफरेंस एक्स के साथ जो एंगल बनता था, जो हम लाइन ड्रा करते थे, वो एंगल फेस कहलाता था, जिसके जरिए हम एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट और सिंपल हार्मोनिक मोशन का पता चलाते थे। सिमिलरली ऑल्टरनेटिंग सिग्नल जो होते हैं ना, उनको भी हम सर्कुलर मोशन की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो हम चैप्टर नंबर 16 में पढ़ेंगे कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी हम फेस का जिक्र करते हैं, जिसकी मदद से हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू फेस का पता चलाते हैं। तो हम CRO के जरिए फेस ऑफ सिग्नल भी पता चला सकते हैं। सिग्नल ड्रा करके हम देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू किस एंगल पे, ये किस वैल्यू एंगल पे है। ठीक है। तो यहाँ पे इसने सिंपल बस नाम लिया, इसकी तफसील हम आगे चैप्टर नंबर 16 में पढ़ेंगे। फेस ऑफ AC को हम किस तरह डील करते हैं। चौथा यूज के कैन बी यूज टू फाइंड फेस डिफरेंस बिटवीन टू सिग्नल के दो सिग्नल के दरमियान फेस डिफरेंस के लिए हम पता चला सकते हैं दो सिग्नल को इकट्ठे प्लॉट करके। अगर सिग्नल CRO इस तरह बनते हैं तो इसका मतलब है फेस डिफरेंस 0 है। अगर यूँ शो हो रहे हैं मतलब फेस डिफरेंस 180 डिग्री है। अगर क्रस्ट ट्रफ से मिले तो कितना फेस डिफरेंस होगा? 180 डिग्री। अब इसी यूज ऑफ CRO में वो बता रहा है कि हम CRO को जब सिग्नल को प्लॉट करते हैं तो जो एक्स एक्सिस है उसे हमने कैलिब्रेट किया होता है टाइम के लिहाज से, या वाई एक्सिस को वोल्ट में किया होता है। कैलिब्रेट का मतलब होता है स्केलिंग। बेसिकली CRO पे हमारे पास जो ग्राफ जो होती है ना स्क्रीन, वो रेक्टेंगुलर भी होती है या सर्कुलर होती है। उसके ऊपर इस तरह बॉक्स बने होते हैं और लॉन्ग एक्स एक्सिस जो एक बॉक्स होता है ना, वो टाइम की के लिहाज से उसकी स्केलिंग की होती है, कैलिब्रेशन की होती है। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग अपने वोल्ट में कैलिब्रेशन की होती है। और साइड में एक छोटी सी LCD लगी है, जिस पे लिखा होता है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक बॉक्स इसके बराबर है, वाई एक्सिस पे एक बॉक्स इसके बराबर है। तो आप देखिए ये जो सिग्नल है इसमें कितने बॉक्स आ रहे हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस 4। अब अगर एक बॉक्स 0.2 सेकंड के बराबर है तो आधा यहाँ पे कितना टाइम पीरियड होगा सिग्नल का? 0.8 सेकंड, क्योंकि टाइम पीरियड में एक वेव कंप्लीट होती है ना। और इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी? फॉर एग्जाम्पल वाई एक्सिस को हमने कैलिब्रेट इस तरह किया कि एक बॉक्स 2 वोल्ट के बराबर है। तो आप देखें एक बॉक्स में पूरा हो रहा है सिग्नल, लिहाजा इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी सिग्नल की? 2 वोल्ट होगी। इस तरह हम इसको रीड आउट करते हैं। इसका वैसे आइडिया आना चाहिए। तो मेनली आपको CRO जो चारों यूज है इसका आपको आइडिया हो। ठीक है। फेस वाला जो पार्ट है ये चैप्टर 16 में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आप बस ये समझना कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह AC का भी फेस होता है, क्योंकि हम इससे भी सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। AC जनरेटर के जरिए हम AC सिग्नल को हासिल करते हैं। उसकी जब जो EMF की वेव फॉर्म बनाते हैं उसमें भी एंगल का जिक्र होता है, वो एंगल को भी हम फेस कह सकते हैं। तो तफसील से हम पढ़ेंगे इससे वेरी सून। अब अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करना है ये 2019 में लॉन्ग क्वेश्चन भी आया था कि टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, कि अगर कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में भरी हो तो उस पर जब कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है ना तो उस पर टॉर्क एक्ट करता है, वो घूमना शुरू हो जाती है। एक सिंपल वायर हो ना तो उस पर फोर्स अमल करते हैं तो घूमती नहीं, बस वो यूँ मूव कर देता है बाएं। कॉइल किसे कहते हैं कि एक वायर है, उसके दोनों एंड अगर आपस में मिल रहे हों तो कॉइल बन जाती है। यहाँ पे हमारे पास एक कॉइल है जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, जो रोटेट कर सकती है इस एक्सिस के अबाउट, जो दरम्यान से लाइन गुजर रही है ना इसके अबाउट रोटेट कर सकती है। ठीक है। इसमें हमने करंट शो करवाया हुआ, ये करंट इस तरह से आ रहा है, यूँ फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर कॉइल जो है कैरिंग करंट I कैपेबल ऑफ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, और उसका प्लेन जो है ना कॉइल का जो सरफेस है प्लेन हमने मैग्नेटिक लेंस के पैरेलल रखा हुआ है।
तो यहाँ पे आप ये देखिए जब करंट फ्लो करता हुआ आ रहा है तो इसकी चारों साइड पे फोर्स अमल करेगी जो किसके बराबर होगी, आई एल पी साइन अल्फा, यही फॉर्मूला यूज़ होगा। अभी जो साइड सी डी और ए बी इन दोनों साइड में फोर्स जीरो अमल करेगी कि इन दोनों एंगल साइड का एंगल जो बन रहा है वो जीरो या 180 डिग्री होगा विद मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन एल एंड बी। आपको पता है एल वेक्टर की डायरेक्शन करंट की लॉन्ग होती है और बी की, तो आप देखें यहाँ पे इसका करंट इस तरह फ्लो करेगा ना मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल, लेकिन सी डी जो साइड है इसका पैरेलल कह सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास दोनों साइड के लिए फोर्स जीरो अमल करेगी, लेकिन ये जो दो साइड है इन दोनों साइड पे फोर्स अमल करेगी। ये वाली साइड पे फोर्स अपवर्ड होगी, ये वाली साइड के एंगल 90 बन रहा है तो फोर्स मैक्सिमम होगी आई एल पी, इसका भी एंगल 90 बन रहा है तो फोर्स मैक्सिमम होगी आई एल पी। अब इस साइड पे फोर्स अपवर्ड किस तरह अमल करेगी, देखिए अब करंट डाउनवर्ड है इस साइड का, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड पे है, ऐसे ही है। तो अपनी उंगलियां एल से बी की तरफ घुमाओ, थंब किधर आएगा अपवर्ड, लेकिन ये वाली साइड में करंट किधर है अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो अपनी उंगलियां एल से बी की तरफ बनाओ, थंब किधर आएगा डाउनवर्ड। तो ये डॉट का मतलब क्या है कि साइड की फोर्स आउटवर्ड है, क्रॉस का मतलब कि साइड की फोर्स डाउनवर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फोर्स ऑन साइड ए डी क्या होगी मैक्सिमम, जो आई एल पी के बराबर आ जाएगी, सी बी पी मैक्सिमम आई एल पी। अब दोनों फोर्स जो है ना वो F1 इंटू पेज है, F2 आउट ऑफ पेज है। अब दोनों फोर्स अनलाइक पैरेलल फोर्स है। ठीक है, लाइक पैरेलल एक ही डायरेक्शन, अनलाइक ऑपोजिट डायरेक्शन है, नॉट इन सेम लाइन, सो बोथ ऑफ दीज फोर्स विल प्रोड्यूस टॉर्क ड्यू टू दिस कपल। इन दोनों फोर्सेस क्या प्रोड्यूस करेंगी, टॉर्क। इसकी वजह से कॉइल रोटेट करना शुरू हो जाएगी और वो टॉर्क किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। अब यहाँ पे टॉर्क कपल की वजह से हमें जब फाइंड करना होता है तो हम दोनों फोर्सेस में से किसी एक को लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों फोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है। तो यहाँ पे फोर्स जो दोनों है वाई एल पी के बराबर है और मोमेंट आर्म यहाँ पे जो होगा ना दोनों विड्थ ऑफ द कॉइल के बराबर होगा। और यहाँ पे वर्ड्स किया विड्थ ऑफ द कॉइल स्मॉल ए के बराबर है, तो हम उससे इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, आप ये देखें कि एक फॉर एग्जाम्पल ये एक मेरे पास रोड है, इस पर दो फोर्स अनलाइक पैरेलल अमल कर रही है, तो मैंने यहाँ पर टोटल टॉर्क निकालना है तो मैं दोनों फोर्स का टॉर्क ऐड करूँगा, तो एफ इसका टॉर्क होगा F1 इंटू ओ ए, इसका होगा F2 इंटू ओ बी। अब दोनों फोर्स सेम है तो मैं सिंपल F कह देता हूँ इनको, और F अगर मैं कॉमन लेता हूँ ब्रैकेट में क्या आएगा, ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ए बी को मैं ए बी कह सकता हूँ। यानी साबित हुआ वाकई हम कपल फाइंड करने के लिए एक फोर्स को दोनों फोर्स के दरमियान डिस्टेंस से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी यही किया कि एक फोर्स को लेके हमने मल्टीप्लाई कर दिया है मोमेंट आर्म के साथ जो दोनों फोर्स के दरमियान डिस्टेंस के बराबर होगा, और वो इस केस में विड्थ ऑफ दी कॉइल के इक्वल है। हियर ए इज मोमेंट आर्म जो विड्थ ऑफ लूप साइड ए बी के इक्वल है, और एल इंटू ए को हम एरिया कह सकते हैं, लेंथ इंटू विड्थ एरिया होता है ना, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोर का आई बी ए। अब टोर का ये जो फॉर्मूला ना आई बी ए सिर्फ कब इस्तेमाल होगा, जब कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक लाइंस के पैरेलल है। ठीक है, यानी मैक्सिमम टॉर्क जो अमल कर रही है वो आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, कॉइल मैग्नेटिक लाइंस के पैरेलल नहीं है बल्कि एक सर्टेन एंगल बना रही है, जिस तरह ये देखिए कॉइल का हमने टॉप व्यू बनाया हुआ है, ये जो कॉइल का कौन सा व्यू है, टॉप व्यू। ऊपर से हम कॉइल को देखें तो इस तरह नजर आएगा ना, ये सेंटर में उसका एक्सिस है। अब ये फोर्स अनलाइक पैरेलल अमल करी, लेकिन यहाँ पे ये एंगल बना रही है अल्फा। इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो साइड है इसके एक्स कंपोनेंट देंगे हम, वो क्या ए कोस अल्फा, वो मोमेंट आर्म होगा। यानी अब ये देखें यहाँ पे पूरी विड्थ ऑफ द कॉइल फोर्स के परपेंडिकुलर तो नहीं है, जबकि मोमेंट आर्म तो फोर्स के परपेंडिकुलर हम लेते हैं। तो हम इस मोमेंट इसकी अब जो विड्थ है ना इसका कंपोनेंट देखेंगे जो फोर्स के परपेंडिकुलर है, वो कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट, जिसे हम ए कोस अल्फा कह रहे हैं। इस केस हम फोर्स के साथ इसका एक्स कंपोनेंट ए कोस अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई एल, अब एल इंटू ए को हम एरिया कह देंगे, तो आई बी ए कोस अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, टोर का फॉर्मूला। और यहाँ पे अल्फा किसके दरमियान एंगल है, बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा एंगल किसके दरमियान है, बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या पता चला कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक लाइंस की पैरेलल है, तो cos 0 आ जाएगा, cos 0 1। और मिनिमम कब होगा, जब प्लेन ऑफ द कॉइल क्या होगा, परपेंडिकुलर हो। प्लेन ऑफ द कॉइल क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सी डी और ए बी वाली फोर्स की साइड में फोर्स अमल कर सकती है अगर ये पैरेलल ना हो कॉइल, लेकिन फोर्स इन दोनों साइड में अमल करेगी भी ना, तो टॉर्क में कोई रोल प्ले नहीं करेगी। क्यों,
क्योंकि वो एक ही लाइन में अमल करेंगी अनलाइक पैरेलल, लेकिन ये दोनों साइड की फोर्स अनलाइक पैरेलल भी है और एक ही लाइन में नहीं है। तो टॉर्क अमल करने के लिए फोर्स का अनलाइक पैरेलल होने के साथ नॉट इन सेम लाइन होना भी जरूरी है। अगर देखें मैं कॉल को थोड़ा तिरछा कर दूँ तो ये इन दोनों साइड में फोर्स अमल करेगी ना, क्योंकि ये पैरेलल तो नहीं ना रहेंगी नेगेटिव लाइन्स के, लेकिन वो एक ही लाइन में एक्ट करने की वैसे टॉर्क में रोल प्ले नहीं करेंगी। टॉर्क में रोल प्ले सिर्फ इन दोनों साइड की फोर्सेस ही करती हैं, ठीक है। तो सी आर ओ के यूज़ आपने कर लेने भाई, सिंपल से हैं, जिस तरह मैंने लिखे हैं वैसे आप कर लेना। वो जो फेस वाला पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में, चैप्टर 16 में। तो कंकरेंट कैरिंग कॉइल एज इट इज आप लिख देना जैसे मैंने लिखा है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। और ये जो डायग्राम इसके साइड नीचे आप लिख देना जो टॉप व्यू, ये टॉप व्यू है हमारे पास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, और इससे रेलेवेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में काफ़ी लॉन्ग न्यूमेरिकल भी हैं, इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।